उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। भगवान ने उसे हूर की परी सी सुंदरता दी थी, तेज दिमाग दिया था, पर कब, क्यों और कैसे यही तेज दिमाग और सुंदरता लोगों की परेशानी का सबब बन जाता है। आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी गंगा द अनअडैप्टेबल में। पूरे शहर को लगता था कि गंगा बहुत सुंदर है। ईश्वर ने उसे ऐसी सुंदरता दी थी जो किसी का भी दिल जीत लेती थी। वो लंबी और गोरी थी, उसके काले लंबे बाल थे, सुंदर आंखें और चमकदार त्वचा थी। वो अपने आप को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती थी। जब वो 20 वर्ष की थी तो कई लोग उसके माँ बाप से उसका हाथ मांगने आए। गंगा सुंदर होने के साथ अक्लमंद भी थी। वो बीए पास थी। उसे नॉवल पढ़ने का शौक था, हिंदी के साथ कढ़ाई बुनाई भी जानती थी। अपनी योग्यता और सुंदरता का बड़ा एहसास था उसे। गंगा का एक भाई था जिसका नाम शिव था, जो गंगा का एकदम उल्टा था। ना वो पढ़ा लिखा था, ना सुंदर था। वो किसानी करता था और अपने ही तरह के दोस्तों में खुश रहता था। गंगा हमेशा उसे नीची निगाह से देखती और उसके लिए अप्रिय टिप्पणियां करती रहती। ये टिप्पणियां वो सबके बारे में करती। मीरू कितनी साधारण है, पता नहीं उसे कोई पसंद करेगा या नहीं। सुभाष का नाक नक्शा तो ऐसा है कि किसी फिल्म में वो जोकर का रोल कर सकता है। विष्णु ठीक है, पर शादी के लायक नहीं है। ऐसी ढीली बातें करने में वो कभी पीछे नहीं रहती थी। एक बार पास के शहर में एक शादी थी। गंगा ने पड़ोस में रहने वाली नलिनी की माँ को फोन करके कहा, नलिनी को मेरे साथ 2 दिन के लिए भेज दीजिए, मैं एक शादी में जा रही हूँ। उन दिनों पड़ोसियों के साथ शादी या उत्सव में जाना आम बात थी। नलिनी खुशी खुशी उसके साथ चली गई। शादी में सब दुल्हन की जगह गंगा को ही देख रहे थे। सब उसके लंबे बालों के बारे में पूछ रहे थे। इतना ध्यान पाकर गंगा ने नाटकीयता से बताया, सब ईश्वर की देन है, ये सबके पास नहीं हो सकता। बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जिस दिन मैं सर धोती हूँ उस दिन कोई मेरे बालों को पकड़ता है। मैं सर में शैम्पू करती हूँ और वो बालों में नीचे तक शैम्पू करती है। मैं गुड़हल के पाउडर वाला तेल लगाती हूँ। मैं अपने बाल हमेशा छांव में सुखाती हूँ। सब उसे बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। रात के अच्छे खाने के बाद एक आकर्षक युवक नलिनी के पास आया। उसे एक चॉकलेट का डिब्बा देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है। नलिनी के लिए पूरा चॉकलेट का डब्बा मिलना बड़ी बात थी। उसने उस युवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम सुभाष है। मासूम नलिनी नहीं समझी कि गंगा के बारे में जानने के लिए उसे चॉकलेट के डब्बे का घूस मिला है। तुम्हारा क्या नाम है? नलिनी। तुम किसके साथ आई हो? बिना हिचकिचाहट एक चॉकलेट उठाते हुए नलिनी ने गंगा की तरफ इशारा किया। क्या वो तुम्हारी बहन है? कह सकते हो। तुम लोग कब तक वापस जाओगे? दूसरी चॉकलेट उठाते हुए नलिनी ने कहा, कल या परसों। तुम किस शहर में रहते हो? नलिनी ने अपने शहर का नाम, अपने और गंगा के घर का पता और वहां तक पहुंचने का लैंडमार्क युवक को बता दिया। नलिनी से बात करते समय वो आकर्षक युवक पूरे समय गंगा को देख रहा था। गंगा का ध्यान नलिनी पर गया। अरे, ये तुम्हें किसने दिया? नलिनी ने पूरी बात बताई तो गंगा ने कहा, क्यों लिया तुमने डब्बा और क्यों दी उसे पूरी जानकारी? उसने पूछा तो मैंने बता दिया। जब वो बस से घर जा रही थी तो नलिनी को वही युवक बस में दिखा। उसने गंगा से कहा, देखो, सुभाष भी इसी बस में है। गंगा मुस्कुराई, जैसे कि उसे इसी बात की पूरी उम्मीद थी। अगले दिन सुभाष ने गंगा के माता पिता से उसका हाथ मांगा तो गंगा ने इनकार कर दिया। गंगा की माँ ने नलिनी की माँ से कहा, इतना अच्छा लड़का है, पर गंगा बड़ी अजीब है। उसे लगता है लड़के की नौकरी अच्छी नहीं है। हम उसे बताते रहते हैं कि तुमने दूल्हे के लिए बड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड बनाया है। उसे ऐसा आकर्षक अमीर पति चाहिए जिसके माँ बाप ना हो और जो हमेशा उसकी हर बात माने। घर के बड़े बूढ़े उसे समझाते, फिर तो तुम्हें अनाथ लड़का ही मिलेगा और कोई जरूरी नहीं है कि अनाथ लड़का अमीर और आकर्षक भी हो। अरे, माँ बाप साथ होंगे तो वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तुम्हारी मुश्किल में काम आएंगे। पर उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता। एक दिन बिंदु ने उससे कहा, अगर तुम 500 साल पहले पैदा हुई होती तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय तुमसे शादी करते, मगर याद रखो वो भी सुंदर नहीं थे।
छोटे कद के थे। गंगा वहां से उठकर चली गई। आखिर उसे सतीश नाम का एक लड़का पसंद आया जो पढ़ा लिखा डॉक्टर था और उसके हर क्राइटेरिया पर फिट बैठता था। पर गंगा को जिंदगी का पहला झटका लगा जब सतीश ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सतीश ने कहा कि वो एक डॉक्टर लड़की से शादी करना चाहता है जो उसके काम में उसकी मदद करे। जब वो सतीश की शादी में गई तो उसने कहा, अरे सतीश तो मेरे लायक ही नहीं था, इसकी पसंद तो एकदम बेकार है, इसने तो कौवे जैसी शक्ल वाली लड़की से शादी करी है। अब उसकी जिद थी कि वो सतीश से बेहतर लड़के से शादी करेगी और वो अनेकों लड़के रिजेक्ट करती। कभी कहती ये तो नारियल के पेड़ की तरह लंबा है, तो कभी कहती ये तो लिलीपुट है, इससे क्या मैं नीचे देखकर बात करूंगी, कोई उसे कुली जैसा लगता। तो किसी के पास अपना घर नहीं था, कहती क्या ये मुझे शिव की तरह पहाड़ों पर रखेगा, कोई उसे विलन तो कोई पहलवान जैसा लगता। किसी को कहती अरे ये तो अमावस के दिन पैदा हुआ है, ये अपनी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। अब लोग कहने लगे लगता है गंगा किसी से शादी नहीं करेगी। पड़ोस की जानकी ने कहा मैं तो कभी गंगा जैसी बहू नहीं लाऊंगी, ये तो अपना आधा समय और पति की 70% तनख्वाह अपनी सुंदरता पर ही खर्च कर देगी। गंगा की उम्र बढ़ने लगी, माता पिता चल बसे। गंगा का भाई शिव जो गंगा की शादी की वजह से रुका हुआ था, उसने कहा तुम अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार करो, मैं तो एक साधारण लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। और उसने गिरिजा नाम की लड़की से शादी कर ली। गंगा गिरिजा से लड़ती रहती। शुरू में गिरिजा चुप रही, पर उसकी टिप्पणियों से तंग आकर एक दिन गिरिजा ने कहा सुंदर होना अच्छी बात है, पर सुंदरता का घमंड होना बहुत बुरा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस तरह जायदाद का बंटवारा हो गया। अब गंगा अपने भाई से अलग रहने लगी और उसे बस महीने का खर्च मिल जाता था। वक्त के साथ उम्र चेहरे पर नजर आने लगी। उसके काले लंबे बाल सफेद होकर गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। जिस लड़के सुभाष को उसने रिजेक्ट किया था वो बहुत अच्छा कर रहा था। बेंगलोर में उसने अपनी फैक्ट्री खोल ली थी। जिस सतीश की वो इतनी बुराई कर रही थी, वो और उसकी पत्नी देश के जाने माने सर्जन बन गए। गंगा की कड़वाहट बढ़ती गई। उसकी हालत देखकर भाई शिव पास के गांव के एक अच्छे किसान का रिश्ता लेकर आया। लड़के ने कहा मेरे पास 200 एकड़ जमीन है, मगर मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो खेती के काम में मेरी पूरी मदद करे। गंगा ने कहा खेतों में काम करने से तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अब गंगा के पास बहुत समय था, पर बात करने वाला कोई नहीं था। वो भाई शिव और उसकी पत्नी गिरिजा पर बस गुस्सा दिखाती रहती। कभी पड़ोसियों से लड़ती तो कभी खूब रोती, पर उसका स्वभाव सब जानते थे, इसलिए कोई उसे चुप भी नहीं कराता था। एक दिन गिरिजा ने नलिनी की माँ से कहा बेंगलोर में एक लड़का है जो पोलियो की वजह से हल्का सा लंगड़ाता है, पर उसकी नौकरी बहुत अच्छी है और उसके माँ बाप भी नहीं है। वो गंगा से शादी करना चाहता है, क्या आप गंगा से बात करेंगी? नलिनी की दादी ने गंगा को घर पे बुलाया और उपदेश दिया। गंगा नदी हिमालय से निकलती है और समुद्र में जाकर मिलती है। गंगा नदी की बहुत इज्जत है क्योंकि वो हजारों लोगों का पेट भरती है। पहाड़ से मैदान और मैदान से समुद्र तक जाने में ये नदी न जाने कितने समझौते करती है। अगर ये समझौते ना करती तो शायद किसी रेगिस्तान में अदृश्य हो जाती। फिलहाल गंगा ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और कहा जरा गिरजा से पूछो, उसकी लड़की बड़ी होगी तो क्या वो लंगड़े लड़के से उसकी शादी करे? उसके बाद गंगा ने नलिनी के घर जाना बंद कर दिया। नलिनी की माँ ने एक और लड़का ढूंढा जो अपने माँ बाप के साथ गंगा से मिलने आया, पर गंगा ने बड़े भाई को रिजेक्ट करके उसके छोटे भाई को पसंद किया और कहा बड़ा भाई तो उसके पिता जैसा लगता है, जबकि छोटे भाई की सगाई पहले ही हो चुकी थी। एक शाम फिर नलिनी के घर गंगा के घर से मिठाई आई। कारण पूछने पर भाई शिव ने बताया गंगा को कोई लड़का देखने तो आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता वो राजी होगी, क्योंकि उसकी अकेले रहने की और दूसरों पर टिप्पणियां करने की आदत पड़ चुकी है। नलिनी को वो दिन याद आ रहा था जब वो उसके साथ शादी में गई थी। उसे अपनी दादी की बातें याद आई। हम हमेशा युवा नहीं रहते, शादी की खिड़की बहुत छोटी होती है। किसी को सपनों का राजकुमार मिले या ना मिले, अगर संस्कार अच्छे होते हैं तो शादी के बाद जीवन सुंदर होता है। शादी जिंदगी की शुरुआत होती है। स्वीकृति और समायोजन ही शादी का आधार है। तो जिस शरीर के साथ हमने जन्म लिया है
उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। उस पर न गुमान करना चाहिए न अफसोस, मगर जिस चरित्र, व्यक्तित्व और प्रभाव के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। इसलिए चरित्र ऐसा होना चाहिए जो कभी किसी को चोट ना पहुंचाए। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।